डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में। इससे पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं समुद्रगुप्त के विषय में, जो कि भारत का नेपोलियन कहा गया था। आज हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के विषय में। आप लोग तो होली में खूब इंजॉय किए होंगे, तो इंजॉय के साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन भी करना जरूरी होता है। रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज से क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासन काल हुआ था वो 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक हुआ था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ। और लेकिन कहा जाता है कि इन दोनों शासक के बीच में एक रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक आता है। और इस चीज़ की जानकारी हमें कालिदास के विशाख दत्त के द्वारा रचित एक नाटक जो जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम से हमें पता चलता है रामगुप्त के विषय में। रामगुप्त जो कि गुप्त वंश के अर्थात समुद्रगुप्त का ही बड़ा बेटा था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था। तो जब रामगुप्त गद्दी पर बैठता है तो रामगुप्त ने शकों के साथ, उस समय शक जो है सो रामगुप्त पर आक्रमण करता है और रामगुप्त शकों के साथ हार जाता है। अर्थात हारने के बाद रामगुप्त अपनी पत्नी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? तो रामगुप्त। रामगुप्त अपनी पत्नी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है शकों को। इस समझौते को चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं मानता है और चंद्रगुप्त द्वितीय को यह चीज़ बहुत ही बुरा लगता है। तब इन्होंने शकों के साथ आक्रमण किया और शकों पे आक्रमण किया। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त का हत्या कर और रामगुप्त की विधवा के साथ इन्होंने शादी कर लिया। कौन शादी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और उसी के बीच में शकों के साथ जो आक्रमण किया जाता है, तो जो कि रामगुप्त की जो वाइफ थी उसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? तो ध्रुव देवी नाम था। ध्रुव देवी के साथ पहला विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी भाभी ध्रुव देवी से करता है रामगुप्त को मारने के बाद। किसको मारने के बाद? रामगुप्त को मारने के बाद। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के जो अंतिम शक शासक थे, उज्जैन का अंतिम शक शासक जो थे, जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय पर आक्रमण करता है, जो कि शकों का अंतिम शासक था, और रुद्र सिंह तृतीय को हरा देता है। और यही शक विजय के बाद इन्होंने अपने नाम के अंत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने किस चीज़ की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। और इसे सकारी भी कहा जाता था। सकारी का अर्थ होता है शकों पर विजय प्राप्त करने वाला, इसीलिए इसे सकारी भी कहा गया। किसको कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे वो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए? तो शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह संबंध था। इन्होंने विवाह संबंध के साथ साथ विवाह संबंध और युद्ध नीति दोनों, हड़प नीति दोनों से जो है सो अपने राज्य का विस्तार किया। तो इन्होंने सबसे पहले अपना पहला विवाह जो करता है वह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से। किसे? तो नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। कुबेर नागा से यह विवाह करने के बाद नागवंश के साथ संबंध स्थापित करता है और अपना राज्य का विस्तार करता है। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का जो शादी करता है वो करता है आपको वकाटक वंश के राजा के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करता है। और वकाटक वंश के राजा जो थे वो रुद्रदेव थे, रुद्रदेव द्वितीय। कौन थे? वकाटक वंश के राजा रुद्रदेव द्वितीय से इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करता है और वकाटक वंश को भी अपने राज्य में विलय करता है। इस प्रकार इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। अब आते हैं हम इसके कला और संस्कृति के विषय में। किसका? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कला और संस्कृति के विषय में।
चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था वो युद्ध से और आक्रमण की नीति से, विजय की नीति से कम जाना गया, लेकिन कला और संस्कृति की नीति से अधिक जाना गया। यह एक कला और संस्कृति प्रेमी था, कला का संरक्षक भी था। कौन? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 विद्वान का यहाँ पे इनके दरबार में 9 विद्वानों का रहना होता था, जिसे कि नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न जो रहते थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो जब शकों पर आक्रमण करता है और शक के साथ विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे। आप लोग को बताए थे इसे पिछले क्लास में, जो समुद्रगुप्त भी व्याघ्र प्रकार का सिक्का चलाया था, लेकिन वह सोने का सिक्का था। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चलाया, समुद्रगुप्त व्याघ्र प्रकार का सोने का सिक्का चलाया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो चांदी का सिक्का चलाया व्याघ्र शैली में। समुद्रगुप्त चलाया सोने का व्याघ्र शैली में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चलाया है चांदी का सिक्का व्याघ्र शैली में। क्लियर है? उसके बाद आते हैं अब हम कला और संस्कृति पे। इसका कला और यह जो मानता था, यह एक ब्राह्मण धर्म को मानता था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन काल था, वह शासन काल में ब्राह्मण वंश का जो है चरमोत्कर्ष पर था। और इसी के समय में तक्षशिला उज्जैन और नालंदा, यह दोनों शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कहाँ का? किस समय में? तो गुप्त वंश के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था उज्जैन और नालंदा। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही एक चीनी यात्री, आप लोग को बताए भी थे, कई बार बोले भी हैं, शायद आप लोग को ध्यान में होगा कि नहीं होगा। इसी के समय में एक चीनी यात्री जो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। तो फाहियान, जिसका नाम था, एक चीनी यात्री फाहियान था, जिन्होंने की बौद्ध धर्म के बौद्ध स्थानों की यात्रा किया था। और यात्रा करने के दौरान जब यह पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक का वो अति सुंदर राजमहल देखता है, तो फाहियान कहता है जो यह किसी इंसान का बनाया हो, इतना सुंदर था। और उसको देख करके वह इतना खुशी जाहिर किया और इतना प्रशंसा किया उस महल को, जो उन्होंने कहा यह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है, यह किसी भगवान का बनाया हुआ है यह महल। उसके बाद फिर फाहियान जो है एक अपना वह जो ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था यिंतु। उस ग्रंथ का क्या नाम था? यिंतु। यिंतु में जो है उन्होंने भारत को युंतु के नाम से कहा गया। क्या कहा गया? उस ग्रंथ में भारत को यिंतु के नाम से जाना गया। तो आज हम लोग जाने हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में, जो उसके साथ घटना हुआ और जो सब उन्होंने किया। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कुमारगुप्त के विषय में। कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही उत्तराधिकारी हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कुमारगुप्त के विषय में। आज क्लास यहीं तक, ठीक है? थैंक यू, पढ़ते रहिए।